गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपना जो फर्स्ट इकाई के अंदर फर्स्ट लेसन चल रहा है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बेटा, इस लेसन से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मैं बोर्ड पर बताऊँगा और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने और समझे। बहुत इजी है, क्योंकि फसलों उत्पादन में जो सस्य विज्ञान है वो बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि सस्य विज्ञान में फसलों उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ये 3 नंबर का चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनना। और 3 नंबर का कल भी मैंने बताया था 3 नंबर का प्रश्न उठेगा। ये इकाई के अंदर फर्स्ट इकाई के अंदर 6 लेसन है। जो 6 लेसन था अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उसके अंदर कल बताया था आपको कि सीरियल क्रॉप्स, पल्स क्रॉप, हाइब्रिड क्रॉप्स, केस क्रॉप्स, स्पाइस क्रॉप्स और प्लस क्रॉप, ठीक है ना। इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त किए हैं। जैसे सीरियल क्रॉप्स में आप धान्य फसलें देखे हैं और प्लस क्रॉप में आप लोग लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें देखी हैं। और फाइबर क्रॉप्स हैं, फूडर क्रॉप्स हैं, स्पाइस क्रॉप्स हैं, इनके बारे में आपने एक एक करके अध्ययन कर लिया है। देखिए बेटा, आपने यहाँ पर बहुत सारी फसलें हैं, 30 फसलें हैं। तो इन फसलों को कम से कम आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से याद कर लेना, क्योंकि एक दूसरे फसल है। क्योंकि जो स्पाइस क्रॉप्स हैं, इस प्रकार जीरा पड़ रहे हैं तो आप धनिये में चले जाएंगे। इसलिए आप लोग एक बार लिख के याद करना, ताकि आप लोग ऐसा कार्य नहीं करें। यहाँ पर जो फर्स्ट इकाई है वो 20 अंक की है। सेकंड इकाई जिसको आप हॉर्टिकल्चर कहते हैं वो 18 अंक की होगी। और थर्ड इकाई है जिसको आप एनिमल हस्बेंड्री से जानेंगे वो 18 नंबर की होगी। 18 + 18 + 20 36 + 20 56। 14 नंबर के सत्रांग होंगे, 30 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर 100 अंक का पेपर होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ने कल इस लेसन में डेफिनेशन देखा है। इसके बाद में आप लोग इंपॉर्टेंस देखिए, एग्रोनॉमी का इंपॉर्टेंस, महत्व। IMPOR इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आप लोग IMPORANT इम्पोर्टेंट देखिए, महत्व। या आप लोग शॉर्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं, या IMPORTANCE इम्पोर्टेंस कर सकते हैं। क्या IMPORTANCE इम्पोर्टेंस, महत्व। इसके बाद में आप स्कोप देखेंगे, SCOP स्कोप, SCOPE स्कोप का अर्थ होता है क्षेत्र। तो ये ध्यान रखना, आप लोग इसको शॉर्ट रूप में यहाँ पर इंप लगाकर छोड़ दीजिए। और इसके बाद में आप लोग इसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि सस्य विज्ञान किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है। देखिए बेटा, सस्य विज्ञान के अंतर्गत हम खेती संबंधित विभिन्न जानकारियां हमारे को प्राप्त कराती हैं। जैसे भूमि की बुआई है, जुताई है, कटाई है, कीटों के बारे में, आदि बातों के बारे में हमारे को अध्ययन करवाती हैं। इसके साथ साथ में ये जो सस्य विज्ञान के अंतर्गत हम पशुओं के लिए चारा उत्पादन प्राप्त करते हैं, जिससे पशु उसको खाते हैं और खाने के बाद में हमारे को उससे बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस सस्य विज्ञान के अंदर यदि सस्य विज्ञान सब्जेक्ट नहीं बनता तो आज हमारे किसान फसल नहीं बोते, किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता कि किस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा खेती का प्रसार प्रसार किया जाता है। इस पर सभी उद्योग निर्भर हैं, चाहे कच्चे उद्योग देख लीजिए, चाहे आप लोग बनी हुई जो जिसको कह सकते हैं आप पक्के उद्योग कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कृषि का जो उत्पाद होता है वो कच्चे
जो उद्योग हैं वो कच्चे माल के रूप में उद्योग में जाते हैं और उससे पक्का माल बनकर तैयार होता है। और आप लोग जैसे चीनी उद्योग में देख लीजिए, आप लोग चीनी उद्योग के अंदर आप गन्ना जाता है, चुकंदर जाता है, ठीक है ना, उससे क्या है चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाई जाती है, शक्कर बनाई जाती है। आज यदि हम फसलोत्पादन नहीं करें बेटा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि हमारा जो उद्योग है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट फसलोत्पादन में बहुत ज़्यादा है, इसको शॉर्ट रूप में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में देखना सस्य विज्ञान के निम्न क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं जिसको आप कहते हैं स्कोप, SCOPE स्कोप, जिसको आप लोग हिंदी में कह सकते हैं क्षेत्र। ये देखिए महत्व एवं क्षेत्र था, इसका जो डेफिनेशन के तुरंत बाद हमारा टॉपिक है महत्व एवं स्कोप, जिसको कहते हैं आप क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसके लिए देखना सस्य विज्ञान, यहां पर लिख रहा हूं सस्य विज्ञान के निम्न क्षेत्र निर्धारित किए जा सकते हैं। सस्य विज्ञान के निम्न क्षेत्र निर्धारित किए जा सकते हैं। ये देखिए बेटा आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, अभी तक इसका अभी बोर्ड ने प्रश्न नहीं उठाया है, लेकिन कम से कम हम एग्रोनॉमी यहाँ पर डेफिनेशन तैयार की है तो हमारे को इसका महत्व भी पता होना चाहिए और स्कोप भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना सस्य विज्ञान के निम्न क्षेत्र निर्धारित किए जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ आपको बता रहा हूँ कि इसके क्षेत्र 4 हैं। इसके कितने क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं? 4 निर्धारित किए गए। देखना आप लोग कृषि उद्योग में पहला क्षेत्र है कृषि उत्पादन में, ठीक है। और नंबर 2 कृषि उत्पादन के बाद में है नियोजन में। इसके बाद में तीसरा क्षेत्र है व्यवसाय में और चौथा क्षेत्र स्कोप है उद्योग में या उद्योगों में, ठीक है, उद्योगों में, ठीक है। ये देखिए बेटा आप लोग इसके बारे में एक एक करके देख लीजिए कि कृषि उत्पादन में किस प्रकार से सस्य विज्ञान के क्षेत्र हैं, स्कोप हैं। देखिए बेटा फसलोत्पादन में कृषि का महत्व है। क्या फसलोत्पादन में किसका महत्व है? कृषि का बहुत अधिक महत्व है। यदि खेती नहीं करे किसान तो पैदावार नहीं ले सकता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर भारत सरकार ने या वैज्ञानिकों ने यहाँ पर इसके क्षेत्र बनाए, क्षेत्र का बंटवारा किया कि कृषि उत्पादन में पहला क्षेत्र बनाया कि कृषि उत्पादन में किसका क्या है। तो उन्होंने कहा कि इस कृषि उत्पादन में या फसलोत्पादन में कृषि का महत्व है। इसके अंतर्गत जिस प्रकार से खरपतवार प्रबंधन है, कीट प्रबंधन है, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन है, कृषि का तरीका प्रबंधन करना या कृषि के क्षेत्र में प्रबंधन करना, संपूर्ण बातों का प्रबंधन करके, क्योंकि यहाँ पर मैंने डेफिनेशन बताया था उत्पादन एवं क्रियाओं का अध्ययन करना सस्य विज्ञान कहलाता है। तो ये विभिन्न बातों का किसान ध्यान रखता है जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ता है। देखिए बेटा यहाँ पर जो कृषि का उत्पादन आपको यहाँ बताया गया है उसको आप लोग अच्छी प्रकार से समझना, अपने मस्तिष्क में उतार लेना एक बार। इसके बाद में है परीक्षा के अंदर 1 नंबर में प्रश्न बन सकता है कि सस्य विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर किए कृषि उत्पादन में, नियोजन में और व्यवसाय में और उद्योगों में। ये ध्यान रखिए बेटा, आप लोग छोटी छोटी बातें
याद करके आप लोग बहुत ही तगड़ा स्टैंडर्ड बना सकते हैं आपका, और ये धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा अब, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसके बाद में है नियोजन में। नियोजन के अंदर क्या हुआ बेटा, इसके कृषि में शिक्षण, कृषि में बच्चों को शिक्षण दिया जाए ताकि किसानों को अच्छी प्रकार से वो बालक बालिकाएं उनको समझा सकें कि आपको इस प्रकार से बीज की मात्रा लेनी है, ये कीट लग रहा है तो इसकी आप लोगों को नियंत्रण करना है। तो ये इससे क्या होगा, प्रसार प्रसार होगा। क्या होगा, प्रचार प्रसार होगा, तो उससे कृषि का उत्पादन अच्छा होता है। जैसे इसी के अंदर क्या है, कृषि अधिकारी हैं, ठीक है ना। कृषि अधिकारी क्या करता है, किसानों के जो बीज वगैरह हैं या उसको सुविधाएं या उसको सलाहकार के रूप में कार्य करने का कार्य करता है कृषि अधिकारी, ठीक है ना। इसके बाद देखना जो उर्वरक कंपनियां हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां, जैसे श्री राम हैं, श्री राम केमिकल एंड सन्स हैं, और जैसे सिजेंटा है, कोरोमंडल है, बीजो शीतल है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके द्वारा हमारे पास में क्या आता है, खाद एवं उर्वरक आता है, ठीक है। इसके बाद में देखना इसी के अंदर नियोजन में नींदानाशी। नींदानाशी किसे कहते हैं, जो खरपतवार को नष्ट करती हैं, नींदानाशी दवा उसको कहते हैं जो खरपतवारों को नष्ट करती हैं, उसको नींदानाशी। रसायन बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी हैं जो किसानों के खरपतवारों को नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो ये इस प्रकार से एग्रोनॉमी में नियोजन करना भी बहुत अति आवश्यक है बेटा। यदि आप ये कब होगा, इसके क्षेत्र है नियोजन, क्या है नियोजन में, जो आप सस्य विज्ञान के स्कोप हैं कि नियोजन में क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद में तीसरा नंबर पर है व्यवसाय। तीसरे नंबर पर क्या है, व्यवसाय। व्यवसाय में देखना जिस प्रकार एग्रो इंडस्ट्रीज है, खाद है, बीज है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना बेटा कृषि पैदावार का लेन देन करना, ये सभी क्या है, व्यवसाय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये व्यवसाय में भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्षेत्र है। यहां पर देख, अगला है उद्योगों में। यहां क्या है, उद्योगों में देखो इसका क्या क्षेत्र है उद्योगों में, किसका, सस्य विज्ञान का। वो आप लोग अंतिम बिंदु देख रहे हैं उद्योगों में। जैसे डेयरी उद्योग के लिए आप लोग क्या करेंगे, चारे वाली फसलें उगाते हैं, वो चारा कौन खाएगा, पशु खाएगा। पशु क्या देगा, दूध देगा, दही देगा, घी देगा, वो कहाँ जाएगा, डेयरियों में जाएगा। तो ये उद्योग तो है, डेयरी उद्योग ही तो है, ठीक है ना। इसके बाद में दवा उद्योग है, जैसे बहुत सारी हर्बल प्लांट आप लोग उगा लेते हैं और उससे दवाइयाँ बनाने का काम करते हैं। उसके बाद में मसाला उद्योग है, ठीक है ना। मसाला के अंदर जैसे मिर्च है, धनिया है, जीरा है, मेथी है, सौंफ है, आदि क्रॉप्स की आप लोग बुआई करते हैं और जिसका उपयोग हम मसालों में करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखना चीनी और शक्कर उद्योग है, इसके अंदर गुड़, सॉरी गन्ना, चुकंदर की फसलें उगाते हैं और इन उद्योगों में बेचते हैं, जिससे हमारे को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जिसका उपभोग हम करते हैं। इसके बाद में देखना वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में क्या करते हैं बेटा, जैसे कपास वगैरह हम उगाते हैं, जो कच्चा माल है वो उद्योगों में आता है, जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये हमारे जीवन में इसका क्षेत्र है, बहुत लंबा चौड़ा है, इसको आप लोग ध्यान रखना बेटा। तो ये बिंदु था जो आप लोग, मेरे हिसाब से आपके ये बिंदु क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद में आप लोग चलेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो आ रहा है, देखना आप लोग, ठीक है बेटा। तो देखेंगे बेटा आप लोग, हमारा जो बिंदु है उसको आप लोग अच्छी प्रकार से देखना। इंपॉर्टेंस देख लिया, स्कोप देखा है आपने। इसके बाद में देखना यहां पर प्रश्न किस प्रकार से बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे ये बातें देखेंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टाइप जो एग्रोनॉमी है, हमारी जो एग्रीकल्चर्स हैं वो एक थ्योरेटिकल टाइप है। तो इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स में लेंगे और किस प्रकार से नंबर आप अपने खाते में डालेंगे वो चीज़ देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक दूसरा है मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। तो देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक आपका क्लियर होता है। इसके बाद में देखना मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, उत्पादकता, उत्पादकता,
ये देखिए आप लोग, एवं उत्पादकता। ठीक है, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, यहां दो बिंदु हैं, इसको देखना आप लोग। ठीक है, इसके बारे में अपन अभी जानकारी प्राप्त करेंगे कि उर्वरता क्या है, उत्पादकता क्या है। ठीक है, भूमि उपजाऊ होगी, उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी होगी। तो यहां पर देखना सॉइल फर्टिलिटी, यहां पर इसकी अंग्रेजी में देख लेना आप लोग, सॉइल फर्टिलिटी, FER है, SYL, FERTILITY, फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। क्या? प्रोडक्टिविटी। तो ये ध्यान रखना, प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, तो एक ध्यान रखना, प्रोडक्टिविटी। ये देखिए आप लोग, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उत्पादकता। तो सबसे पहले आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे किसकी जानकारी प्राप्त करेंगे? सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी के बारे में जानना, देखना, मैं आपको यहां पर सॉइल फर्टिलिटी की परिभाषा बताऊंगा। तो देखिए आप लोग, मृदा उर्वरता की परिभाषा, मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता। ठीक है, क्या है? मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। तो यहां पर देखना, मैं परिभाषा बता रहा हूं कि पादप वृद्धि के लिए, पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं, क्या? पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा क्या? पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को, आवश्यक पोषक तत्वों, पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप उचित मात्रा एवं उपयुक्त संतुलन में प्रधान, क्या आप लोग तथा करते हैं? तथा उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रधान, उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। ये देखिए बेटा, ये आपकी नोटबुक की परिभाषा है कि पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप में ग्रहण करने, क्योंकि मृदा उपलब्ध कराती है, तो यहां पर उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। ये है आपकी नोटबुक की परिभाषा। तो यहां पर देखिए, एक परिभाषा में आपको बता रहा हूं, शॉर्ट परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और यही रखना आप लोग। पौधे की वृद्धि के लिए
भौतिक, रासायनिक, एवं जैविक शक्ति के योग को मृदा उर्वरता कहते हैं। ये देखिए बेटा, बहुत ही शॉर्ट परिभाषा है। मृदा उर्वरता या सॉइल फर्टिलिटी के बारे में 1 नंबर में परिभाषा पूछी हुई है। कई बार बोर्ड प्रश्न उठाता है, तो आप लोग ये परिभाषा अपने मस्तिष्क में डालना, क्योंकि ये बहुत बड़ी परिभाषा है, आपको याद करने में दिक्कत आएगी। ये अपने द्वारा बनाई हुई ये परिभाषा है, इसको ध्यान से सुनना कि पौधे की वृद्धि के लिए भौतिक, रासायनिक एवं जैविक शक्ति के योग को क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। ठीक है ना बेटा, आ गया समझ में? आगे देखिए आप लोग, अगला बिंदु होगा आपका, यहां पर देखिए अगला बिंदु, मृदा उर्वरता को क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। देखिए आप लोग, यहां पर प्रश्न बना देता हूं, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये देखिए बेटा, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, ये देखिए आप लोग, इसको यहां पर एक बात ऐसे लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, लिख दिया, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां पर देखना, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। ठीक है बेटा, कितने कारक हैं? 2 कारक हैं। तो पहला कारक या यदि आपसे पूछ सकता है प्रश्न बनाकर कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यहां कोई ऐसा नहीं दिया है, तो मैं अभी आपको कारकों के बारे में बता रहा हूं या लिख रहा हूं, तो इन दोनों कारकों के बारे में आपको बताना होगा। लेकिन ये प्रश्न बहुत बड़ा बन जाता है, तो इसको बोर्ड क्या करता है? छोटा करता है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पहला कारक क्या है? प्राकृतिक कारक। और दूसरा क्या है? कृत्रिम कारक। देखिए बेटा, एक साल प्राकृतिक कारक पूछता है बोर्ड, एक साल पूछता है कृत्रिम कारक। अब देखना आप लोग इसका प्रश्न कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 डालिए आप लोग। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न देखना आप लोग किस प्रकार से प्रश्न बन रहा है। देखिए, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों का वर्णन कीजिए। ये आपके 3 नंबर का प्रश्न बन जाता है।
ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का चैप्टर है तो यहां से ये प्रश्न उठा लिया है कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसके देखना बेटा, ये प्राकृतिक कारक निम्न प्रकार से हैं। पहला कारक देखना आप लोग, प्राकृतिक कारक पहला प्राकृतिक देखना पैतृक पदार्थ। क्या है? पैतृक पदार्थ। ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक निम्न प्रकार से हैं। इसका उत्तर देने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखिए आप लोग, ये देखिए उत्तर देंगे आप लोग। तो यहां क्या लिखेंगे? मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों का वर्णन। ये देखिए प्राकृतिक कारक है, निम्नलिखित है, जो इस प्रकार से। पहला लिखिए आप लोग, पहला पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ, ठीक है। पैतृक पदार्थ जिसको हम कहते हैं पेरेंट्स मटेरियल। क्या? पेरेंट्स मटेरियल्स। इसके बाद में दूसरा कारक है स्थलाकृति। दूसरा क्या है? स्थलाकृति, जिसको टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। स्थलाकृति या यहां पर देखिए स्थलाकृति, ये देखिए स्थलाकृति, ये दूसरा कारक है स्थलाकृति। इसके बाद में तीसरा मृदा आयु, ठीक है ना, मृदा आयु। तीसरा क्या है? मृदा आयु, जिसको हम सोइल एज के नाम से जानते हैं। और चौथा है जलवायु, जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं। क्या है? क्लाइमेट है। पांचवा देखिए आप लोग, पांचवा कारक यहां पर दे रखा है मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा प्रोफाइल की गहराई, ठीक है ना। और यहां पर छठवां कारक देखना आप, 6 नंबर पर जो कारक है वो है मृदा की भौतिक दशा। क्या है? मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा। और 7 नंबर पर देखेंगे आप लोग, अगला जो कारक होगा प्राकृतिक, वो है मृदा अपर्दन। क्या है? मृदा अपर्दन, जिसको सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। अपर्दन, ठीक है। इसके बाद में देखना 8 नंबर पर है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। ये है बेटा प्राकृतिक कारक। क्या है? प्राकृतिक कारक है। क्या? मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से फीड करना, कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर आपको एग्रोनॉमी की परिभाषा बताई है। और इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस की बाद में बात की हमने स्कोप की, क्षेत्र की, कि इसके क्षेत्र क्या क्या हैं, इसके महत्व क्या क्या हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा जो 2 नंबर पर जो हेडिंग है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां पर देखना मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है कृत्रिम कारक। सबसे पहले हम बेटा प्राकृतिक कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहां पर मैंने प्रश्न बना दिया है कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों का वर्णन कीजिए, या प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप लोग देखना, अपनी ट्रिक्स पर लेना। पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, मृदा आयु, जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा की भौतिक दशा, मृदा अपर्दन, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा।
ये 8 कारक हैं। इन 8 कारकों के बारे में ध्यान से सुने कि मृदा के अंदर ये फसल उत्पादन, ये मृदा को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। कौन? पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ का अर्थ होता है जिसको पेंट्स मटेरियल्स कहते हैं। मृदा के अंदर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। बहुत सारे ऐसे जो पोषक तत्व मृदा के अंदर उपस्थित होते हैं जो पौधे को उपलब्ध कराकर मृदा की उत्पादकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं और मृदा को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। इसके अंदर 2-3 बातें लिखना है, ये आपका पहला कारक क्लियर होता है। इसके बाद में देखना स्थलाकृति। देखिए बेटा, अगर ढालू क्षेत्र है, एक समतल क्षेत्र है, तो आप ढाल के विपरीत अगर खेती करते हैं तो मृदा को आप लोग उपजाऊ बना सकते हैं। तो देखिए, ये स्थलाकृति भी मृदा उर्वरता बनाने में अहम भूमिका रखती है। अगर स्थलाकृति अच्छी नहीं है तो वहां की मृदा उर्वरता भी अच्छी नहीं होगी, अर्थात वहां की मृदा उपजाऊ नहीं होगी। इसके बाद में देखना मृदा आयु, ये भी एक मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है और ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करता ही है। देखिए बेटा, किसान लगातार एक ही फसल बोता है तो भूमि के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है, अर्थात वो भूमि क्या होती है, बुढ़ी हो जाती है। जिस प्रकार से जैसे अपने दादाजी हैं, दादी जी हैं, जितने बुढ़े होते चले जाएंगे तो उनके क्या होंगे, दांत टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दांत टूट जाते ना। तो अगर उनको क्या कहेंगे, अपन बाजरे की जो चपाती है वो खिलाएंगे तो वो खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके क्या दांत नहीं है ना। तो क्या करेंगे, वो भूख को काटेंगे, भूख को काटते काटते कमजोर हो जाएंगे और एक दिन क्या होगा, मर जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये मृदा भी क्या होती है, बुढ़ी हो जाती है। लगातार आप लोग एक ही फसल बोते रहिए, किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स या मैन्योर्स नहीं डालें तो क्या होता है कि वो भूमि बंजर हो जाती है, अर्थात वो फसल उगाने योग्य नहीं रहती है। तो ये ध्यान रखना, ये बिंदु भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। इसके बाद है जलवायु। ये चौथा जो आपका कारक है उसका नाम है क्लाइमेट। जलवायु भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। कभी गर्मी होती है तो कभी सर्दी होती है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। इसके अंदर जो भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है और भूमि को क्या कर देता है, बंजर बना देता है। ठीक है ना। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जलवायु है ही नहीं और फसल बोता है। जैसे आप लोग देखना विभिन्न प्रकार के कार्य जो ये वैज्ञानिक ट्रिक्स लेके खेती कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ठीक है ना। इसके बाद देना मृदा प्रोफाइल की गहराई। जिससे बेटा गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। उथली मृदा का मतलब होता है ऊपर की मृदा, और गहराई जो गहरी मृदा होती है वो उथली मृदा से अधिक उपजाऊ होती हैं। ये ध्यान रखनी। यहाँ पर प्रोफाइल का मतलब होता है परिच्छेदिका। परिच्छेदिका किसे कहते हैं, मृदा की खड़ी कटान में दिखने वाली संरचना को क्या कहेंगे, मृदा प्रोफाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, मृदा प्रोफाइल कहेंगे। तो ये ध्यान रखना, उथली मृदा से गहरी मृदा अधिक उपजाऊ होती है, जो ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। इसके बाद में 6वें नंबर पर आता है मृदा की भौतिक दशा। ये मृदा की भौतिक दशा के अंतर्गत आता है, जैसे किसान जुताई है, निराई है, गुड़ाई है, सिंचाई करता है, तो भी क्या करती है, मृदा उपजाऊ होते भी अनुत्पादकता हो जाती है, अर्थात उपजाऊ क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, बंजर हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोग समय समय की मृदा की भौतिक दशा भी क्या रखनी है, अच्छी रखनी है, यदि आपको मृदा उर्वरता बनाकर रखना है तो। ठीक है। जिसको आप लोग मृदा उर्वर कह सकते हैं। यहाँ पर मृदा उर्वरता दे रखा है, सॉइल फर्टिलिटी दे रखा है, तो यहाँ पर मृदा उर्वरता ही आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी तो मृदा की उर्वरता भी अच्छी होगी। अगर मृदा की भौतिक दशा खराब होगी तो मृदा उर्वरता भी क्या होगी, खराब होगी। इसके बाद देखना मृदा अपरदन। देखिए बेटा,
कभी कभार क्या करते हैं कि ऊंचे स्थानों पर क्या होता है, मर्दा जो पानी के कटाव के साथ में निचले स्थानों पर आ जाती है, तो ऊपर वाली जो मर्दा है, क्योंकि ऊपरी मर्दा के अंदर जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जो पानी के कटाव के साथ में बहकर नीचे के तल में आ जाती है, जिससे वो ऊपर वाली भूमि तो क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, और नीचे वाली भूमि क्या हो जाती है, उपजाऊ होती है। तो ये कारक भी जो मृदा अपर्दन है, जिसको सोइल इरोजन के नाम से जानते हैं, ये भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला 7वां नंबर का कारक है। इसके बाद में देखना अंतिम जो प्राकृतिक कारक है वो है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। देखिए बेटा, यहां पर मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, आयरन है, ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, प्रकृति द्वारा निःशुल्क होते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, भगवान के द्वारा ही होता है, और हम बाहरी स्रोतों से भी लाकर डालते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसान क्या करता है, लगातार, क्योंकि हमारी भूमि उपजाऊ है, लगातार वो एक फसल का, जैसे कभी कभार देखते हैं कि जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो वो क्या करता है, एक ही फसल बोता है, जैसे बाजरा चलता ही रहता है, उसके मूंग मोट चलता ही रहता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, लगातार एक ही फसल बोते हैं तो वो भूमि क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, मीन्स बंजर होती चली जाती है, और किसान का उत्पादन कम होता है। तो तभी तो कहते हैं ना, किसान एक प्रकार से जुआ खेलता है, क्योंकि मृदा उर्वरता होते हुए अनुत्पादकता हो जाती है, क्योंकि प्रकृति की जो मौसम की जैसे ऐसी आपदाएं हो जाती हैं, जैसे ओले हैं, पाला है, कीट है, ऐसे प्रकोप हो जाता है, तो फसल का उत्पादन, किसान का उत्पादन खत्म हो जाता है, क्योंकि मृदा उर्वरता थी, तो उर्वरता होकर भी क्या हो गई, अनुत्पादकता हो गई, फसल पैदावार नहीं हुआ, कभी कभार ऐसी भी हो जाती है। तो ये देखना, ये 8वें नंबर का जो कारक है, मृदा में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा, ये भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। इसके बाद में देखना बेटा, यहां पर मैं अगला प्रश्न बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ये देखना, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप लोग, ये देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का प्रश्न बना रहा हूं, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारकों का वर्णन। अगर बच्चे को ये बिंदु याद हो गए तो अपने आप ही वो ये प्रश्न पूरा क्लियर हो जाता है उसका। कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। अब इसको आप लोग उत्तर लगा के लिखना है। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक निम्न प्रकार से हैं। तो पहला कृत्रिम कारक लिखिए आप लोग, जलाक्रांति, जिसको वाटर लॉगिंग के नाम से जानते हैं, जला क्रांति, ठीक है ना। इसके बाद में देखना, पहला कृत्रिम कारक क्या है, जलाक्रांति है। दूसरा है क्या है, फसल प्रणाली, क्या है, फसल प्रणाली, फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा है मृदा पीएच, ठीक है। और चौथे नंबर का जो कारक है, कृत्रिम कारक कौन सा है, चौथे नंबर का मृदा सूक्ष्म जीव, ठीक है। मृदा सूक्ष्म जीव, ठीक है। ये देखिए पांचवें नंबर का, ये देखना बेटा, ये पांचवें नंबर का जो कारक है वो आप लोग यहां पर देख लीजिए। पांचवें नंबर का कारक है क्या, पांचवें नंबर का जो कारक है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। इसके बाद में छठवां जो कृत्रिम कारक है उसका नाम है मृदा जुताई की विधि। मृदा जुताई की विधि,
व समय। ठीक है बेटा, आपने यहां पर मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आप लोग देखना, पहला कारक है पैतृक पदार्थ, दूसरा स्थलाकृति और तीसरा है मृदा आयु, चौथा है जलवायु और पांचवा है मृदा प्रोफाइल की गहराई और छठवां है मृदा की भौतिक दशा, सातवां है मृदा अपर्दन और आठवां है मृदा में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा। तो मीन्स से आपके ये बिंदु है, आपको याद हो गया होगा। इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 बनाया है मैंने, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर लगाकर क्या करेंगे, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक निम्न प्रकार से हैं। तो आप लोग देखना, पहला कारक है जलाक्रांति। देखिए बेटा, फसल में आवश्यकता से अधिक जल भर जाता है, मृदा में या फसल में आवश्यकता से अधिक जल भरने पर मृदा में वायु का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, जिससे मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की क्रियाएं बंद हो जाती हैं और हमारी फसल खराब हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, मृदा के अंदर भी आवश्यकता से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारी भूमि क्या हो जाएगी, अनुत्पादकता हो जाएगी या अनुपजाऊ हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहां पर देखना, फसल प्रणाली कभी कभार क्या करते हैं किसान, जो अनट्रेंड व्यक्ति होता है कि जो भूमि की लंबवत कटाई नहीं करता है और वो भूमि के अंदर गहरे गहरे गड्ढे डाल देता है, देखा होगा। क्योंकि जो ट्रैक्टर वगैरह जो ट्रैक्टर के यंत्र है उनको चलाना जानता नहीं है और भूमि की जुताई कर देता है, तो भी वो भूमि क्या हो जाती है, क्या है, अनुपजाऊ हो जाती है। क्योंकि कृत्रिम का मतलब है अपने द्वारा, भगवान के द्वारा नहीं, ये है प्राकृतिक, ये है भगवान के द्वारा। तो ठीक है ना, ये तो अपने द्वारा, ये अपने द्वारा भी मनुष्य स्वयं के द्वारा भी भूमि को अनुपजाऊ कर लेता है, ठीक है ना, बंजर कर लेता है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी जल निकास की समुचित व्यवस्था नहीं करता है किसान, तो फसल के अंदर पानी भर जाता है, तो भूमि की सारी क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती है। अगर ज्यादा पानी भर जाता तो आवश्यकता से अधिक ज्यादा पानी भरेगा तो निश्चित रूप से मृदा की जो भी आवश्यक क्रियाएं हैं वो सब बंद हो जाती हैं, तो उससे क्या होगा, अनुपजाऊ हो जाएंगे। यहाँ पर फसल प्रणाली है, तो फसल बोने का तरीका नहीं है, जुताई करने का तरीका ही नहीं है, तो वो भूमि क्या है, उपजाऊ होते भी क्या होती है, अनुपजाऊ हो जाती है। इसके बाद देखना, मृदा पीएच। ये मृदा पीएच भी ये एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट कृत्रिम कारक है जो क्या मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। देखिए बेटा, भूमि अम्लीय हो जाती है तो भूमि के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है। भूमि क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है, और जैसे आयरन, कोबाल्ट है, इनकी मात्रा अधिक हो जाती है, जो फसल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं और हमारी फसल उत्पादन कम प्राप्त होता है। इसके बाद देखना, चौथा जो कारक है मृदा सूक्ष्म जीव। मृदा के अंदर यदि किसान कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ की मात्रा डालता है तो वो भूमि क्या हो जाती है, उर्वरता होती है या उपजाऊ होती है या उर्वर होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर किसान जीवांश पदार्थ की मात्रा डाल रहा है या कार्बनिक या कंपोस्ट खाद डाल रहा है तो वो भूमि क्या होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है, वो उर्वरता बनी रहती है। अगर मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है ही नहीं तो वो भूमि क्या होगी, क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला 4 नंबर का कृत्रिम कारक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखना, मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, ये भी मृदा के अंदर समय समय पर कार्बनिक पदार्थ की अर्थात कंपोस्ट खाद है, गोबर की खाद है, ये हरी खाद है, ये समय समय पर डालते रहना चाहिए। कभी क्या किसान लगातार एक ही फसल बोते रहता है तो मृदा के अंदर पोषक तत्व, ये कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है, और जो हमारी मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, जो किसानों के मित्र हैं, वो क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं, उसके बदले में उसको लाभ देते हैं, क्योंकि भूमि की जुताई वो ही करते हैं, ठीक है। अनावश्यक क्रियाएं जो बहुत सारे बैक्टीरिया जो वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं, जो हमारी फसल का पैदावार बढ़ाते हैं, तो ये ध्यान रखना बेटा, ये भी एक कृत्रिम कारक है। अगर आप लोग भूमि के अंदर क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा नहीं डालते हैं तो भूमि क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है। तो ये अगला बिंदु है मृदा जुताई की विधि व समय। किसान क्या करता है बेटा, सही समय पर जुताई कर देता है और बुआई कर देता है तो उसका पैदावार अच्छा हो जाता है। यदि किसान क्या करता है, ये कृत्रिम कारक ही है, अगर क्योंकि
खेती करना है, कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे। तो वो क्या करता है, 1 दिन निकाल दिया, 2 दिन निकाल दिया, क्योंकि हमारा जो कृषि पंचांग है उसके तहत अगर वो किसान अपनी खेती करता है तो वो अपना भूमि को क्या उर्वरता बनाकर रखता है, ठीक है, सोइल फर्टी बनाकर रखता है। अगर वो सही समय पर नहीं करेगा तो भूमि की क्या उर्वर क्षमता खत्म हो जाती है, जो ताकत है, वो शक्ति है, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में बोने से कोई फायदा नहीं है, उसके बाद में तो कीट एवं रोगों को शरण देना होता है। तो ये ध्यान रखना, ये प्राकृतिक कारक है और ये कृत्रिम कारक है बेटा, ये दोनों यहाँ पर मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से ही प्रश्न उठता है हर साल, एक तो मृदा उर्वरता के प्राकृतिक कारकों के बारे में पूछ लेता है और एक मृदा उर्वरता के कृत्रिम कारकों के बारे में पूछ लेता है। ये प्रश्न यहाँ से बनता है। देखना, कभी कभार इसमें जो और भी जैसे उत्पादकता है, एक उत्पादकता किसे कहते हैं, तो मैंने कल भी इसकी परिभाषा बताई थी, प्रति हेक्टर से उत्पादन देने की क्षमता से लिया गया है। ये प्रति हेक्टर उत्पादन देने की क्षमता को क्या कहते हैं, मृदा उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा मैंने आपको कल भी बताई और आज ही बता रहा हूँ, और इसके बारे में अपन कल जानकारी प्राप्त करेंगे। आज आपका जो ये बिंदु है पहला, मृदा उर्वरता, ये क्लियर होता है। इसके बाद में मृदा उत्पादकता, जिसको सोइल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, मृदा उत्पादकता के बारे में कल बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये आज का वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप लाइक करना, शेयर करना, और यदि चैनल पर नए हैं तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।